नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। थराली के चेपनो में मंगलवार में शुरू हुए शहीद भवानी दत्त जोशी स्मृति मेले में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद भवानी दत्त जोशी स्मारक पर पहुंचकर अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शहीद स्मारक पर पौधारोपण कर शहीद को स्मरण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां मेला कमेटी ने मुख्यमंत्री धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और थराली विधायक भूपाल राम टमटा का संयुक्त रूप से स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए शहीद सैनिकों के परिजनों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों की कुल लगभग 16 करोड़ से ऊपर की लागत की योजनाओं का लोकार्पण किया। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि वो हमारे क्षेत्र में आए और ये मेला 13 साल बाद पुनः इसका आयोजन यहाँ पे हुआ है और धामी जी के हाथों इस मेले को राजकीय घोषित किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मेला 1984 जब ब्लू स्टार शांति काल होता था, श्री भवानी दत्त जोशी जी जो है स्वर्ण मंदिर में शहीद हुए थे, तब से 1990 से मेला होता आया है। बीच में किसी कारणवश ये मेला नहीं हो पाया है, लेकिन मैं धामी जी, देखिए ये हमारा बहुत सीमांत क्षेत्र है और यहाँ पर विकास की बहुत संभावनाएं हैं। आगे बहुत काम करना है, उस दिशा में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारा सीमांत क्षेत्र भी विकास की दौड़ में आगे आए और यहाँ भी सभी मूलभूत सुविधाएं हों। और आज ये बड़ा शुभ अवसर है कि देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद भवानी दत्त जोशी जी का जो बलिदान है, वो बलिदान हमेशा स्मरण में रहे। इसलिए हमने यहाँ पर यह भी घोषणा की है कि यह मेला भविष्य में राजकीय मेला होगा, जिससे कि आने वाली हमारी सभी पीढ़ियां, हमारे नौजवान, हमारे कर्णधार। मैं आज सबसे पहले जो हमारे अमर सपूत शहीद भवानी दत्त, जिनको शांतिकाल का सर्वोच्च सम्मान मिला, और आज उनका जो ये शौर्य दिवस का जो यहाँ पर मेला था, मैं बहुत हृदय से गदगद हूँ इस भाव के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कि एक सैनिक परिवार से आते हैं और एक मुखिया के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनसेवक के रूप में आज वो मेरी विधानसभा के अंतर्गत यहाँ आए थे। और जिस भाव से यहाँ पर लोगों का जो अपार स्नेह आज उनको देखने को मिला, तो निश्चित रूप से मैं आज सबसे पहले अपने यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, माँ बदानगढ़ी से, माँ नंदा देवी से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आगे भी उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मेरी विधानसभा, मेरी देवतुल्य जनता को मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में प्रदेश के 1425 आरक्षी पुलिसकर्मियों ने नौकरी ज्वाइन की। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी, डीजीपी अशोक कुमार, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने नवनियुक्त आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिए। इसके साथ ही सभी 13 जिलों में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया। देखिए, हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये हमारे लिए बड़ा दिन है, क्योंकि 7 साल बाद पुलिस में कोई भर्ती हुई है और अब मुझे विश्वास है कि अभी और भी भर्तियां आएंगी, जैसे कि वो हेड कांस्टेबल संचार का हो रहा है और उसके बाद एसआई का हो रहा है। और हमने कांस्टेबल्स के भी नया जो है अध्याचन 1500 प्लस का भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हमें तेजी से कराने का वो दिया है, आज मन से बोला है। तो हमारी जो शॉर्टेजेस थी वो पूरी हो जाएंगी, बड़ी बात है। लगभग 4000 पद अभी सब मिलाकर खाली हैं और जो आज 1425 आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी
और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हमने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। और जहां भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है वहां हमारे इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र दिए जाने के कार्यक्रम और रोजगार मेले लगातार लगाए जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि जो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, सभी में जहाँ भी संभावना है वहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया हो। उसके लिए हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उद्योग समूह के लोग हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह हमारे नौजवान युवाओं को स्वरोजगार के लिए जो प्रोत्साहन की योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी अमल में ला रहे हैं, जिससे कि सब स्वरोजगार अपनाकर। सीएम धामी ने प्रदेश की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड योग, आयुष और आध्यात्म की भूमि है। इसका मूल उत्तराखंड ही है। उन्होंने कहा कि इसको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने डिजिटल बढ़ाने पर विचार कर रही है। और आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने वाले समय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो पहले से प्रचलित हैं उनको और भी प्रचलित किया जाएगा, जिससे विश्व में उनकी अलग ही पहचान बन सके। आयुष की और अध्यात्म की भूमि है, इसलिए योग का जो मूल केंद्र है वो भी हमारा उत्तराखंड है। इसलिए हमने तय किया है कि नए डेस्टिनेशन जो पहले से हमारे प्रचलित हैं उनको विश्व के सभी लोग जाने, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी केंद्र के रूप में जानी जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में जो 9 रत्नों का उल्लेख किया है उसमें उत्तराखंड को एक प्रमुख केंद्र के रूप में योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे का जो विकास होना है उस दिशा में होना है। इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो है विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थान हैं और ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं या आगे उनको विकास की ओर ले जाया जा सकता है, उन सभी केंद्रों को जो है केंद्र मानकर हम लोग जो है योग दिवस। देहरादून में मंत्री को तलब करने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बीजेपी के मंत्री और नेता सिर्फ दिखावा करते हैं। दरअसल शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सीएम ने अपने दरबार में तलब किया था, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर सीएम को अपनी छवि ठीक करनी है तो उन्हें अपने आचरण पर कंट्रोल करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मंत्री को तलब करने के बाद कार्रवाई क्या हुई, क्यों नहीं, कोई नहीं जानता। सिर्फ तलब करने से काम नहीं चलेगा बल्कि एक्शन लेना होगा। बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल पर अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ 3 मई को ऋषिकेश में सरेआम पीटने का आरोप है। अगर अपनी छवि ठीक रखनी है बीजेपी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। बड़े जोश में अखबारों में छपा कि मुख्यमंत्री ने तलब किया मंत्री को। अब हम पूछ रहे साहब तलब तो क्या था, लेकिन वो तलब करे हुआ नतीजा क्या हुआ, अभी तक तो कुछ देखने को आया नहीं। तो खाली छवि सुधारने के लिए ये कहना है कि तलब कर लिया है, इससे काम चलने वाला नहीं है। एक्शन करके दिखाएं तो अच्छा लगेगा। मैं इसको उत्साह तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि एक जब लंबा समय हो जाता है एक्टिंग करते करते तो आदमी अपने स्वाभाविक रूप में आ जाता है। जो स्वाभाविक स्वरूप है बीजेपी के मंत्रियों का वो सामने आया। मसूरी में पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का जोरदार स्वागत किया गया। भगत सिंह कोश्यारी के गांधी चौक पहुंचने पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कोश्यारी ने कहा कि पिछले 6-7 सालों में उत्तराखंड स्वरोजगार की ओर बढ़ रहा है और होम स्टे, पॉली हाउस, मत्स्य पालन जैसे स्वरोजगार अपनाकर यहां के युवा स्वावलंबी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन हो और पहाड़ का युवा पहाड़ में स्वरोजगार कर अपनी आजीविका को चलाए। कि 90 जीवन तक राजनीतिक जीवन में रहा हूं। उत्तराखंड हमने बनाया है इसलिए कि एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड हो, यहाँ स्वरोजगार लोग करें। मुझे बहुत अच्छा लगा पिछले 7-8 साल में यहाँ हमारे नवयुवक
पौधे लगा रहे हैं, उद्यान लगा रहे हैं, होम स्टे कर रहे हैं। मैं कुमाऊं में बहुत जगह गया हूं, फिशरीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आज यहाँ जैसे पहले कुमाऊं घूमा, अब इधर आपके उत्तरकाशी के क्षेत्र में जा रहा हूं और वहां जाकर के स्वयं प्रत्यक्ष देख करके, और मैं जब देखता हूं कि शेष नवानों से बात करता हूं तो बंबई से भी लोग कहते हैं हम भी वापिस आएंगे। तो जो रिवर्स माइग्रेशन मेरे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं और आप भी चाहेंगे। ऋषिकेश एम्स के निकट न्यू साइन मेडिकल स्टोर का संचालक मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहीं मामले को सीएम पोर्टल पर शिकायत होने के बाद औषधीय नियंत्रण विभाग ने न्यू साइन मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर शिकायत को सही पाया है, जिसके बाद अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर अग्रिम आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। फिर भी स्टोर के संचालक ने शटर बंद कर दवाइयों की बिक्री करनी शुरू कर दी। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मौके पर पुलिस को बुलाया और ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालक को जमकर फटकार लगाई। कल हमारी टीम द्वारा जो है लगभग 8 से 10 मेडिकल स्टोर चेक किए गए थे, जिनमें छुटपुट कमियां होने पर उन्हें आदेश दिए गए थे। किंतु जो है साई मेडिकल की जो कंप्लेंट थी वो सीएम पोर्टल पर आई हुई थी और इनके द्वारा जो है दवाइयां मूल्य से अधिक दाम पर बेचना पाया गया है। और उस चीज की जांच करते हुए प्रथम दृष्टया इन्हें गुनाहगार मानते हुए इनकी दुकान को बंद कराया गया था और इनके द्वारा जो है कल रिटर्न ऑर्डर इन्हें दिया गया था कि आपके द्वारा जो अग्रिम आदेशों तक कोई क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। और इनके द्वारा आज यहाँ पर फिर से दुकान खोल के संचालन किया गया और मैं मौके पे पहुंची हूँ और अभी मेरे द्वारा जो है पुलिस प्रशासन को जो है सूचित किया जाएगा और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक और जहां बीजेपी लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों के दर पर दस्तक दे रही है और सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को टिहरी लोकसभा सीट के लिए दावेदार नहीं मिल पा रहा। चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने टिहरी से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ऐसे में हार के डर से कोई भी कद्दावर नेता बलि का बकरा बनने को तैयार ही नहीं है। इसके बाद कांग्रेस दुविधा में पड़ गई है कि आखिर किसे टिहरी लोकसभा सीट से लड़ाया जाए। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली और प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस में अंतर्कलह ही उनकी हार का कारण है। देखिए, कांग्रेस में सिर फुटोवल की बहुत ज्यादा इस समय प्रतिद्वंदता चल रही है कि कौन किसका सर फोड़े और कौन सिर फोड़ने में नंबर 1 आए, उसकी कवायद चल रही है। क्योंकि हरदा, जिनका नाम हारदा भी रखा गया है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस सीट से लड़ते हैं और उनको हराने के लिए दूसरे ही उनके विपक्ष के सामने खड़े हो जाते हैं। क्या उत्तराखंड में बीजेपी जहां महाजनसंपर्क अभियान के जरिए अपनी चुनावी तैयारियों में व्यस्त है, तो वहीं कांग्रेस की तैयारियों विपरीत बीजेपी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि बीजेपी जहां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी का कार्यकर्ता धरातल पर पार्टी संगठन के लिए काम करता है, जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत रहता है, तो वहीं कांग्रेस में नेता आपसी द्वंद्व करते हुए नजर आते हैं। उनके कार्यकर्ता अपने नेताओं की बात नहीं सुनते हैं। ऐसे में जनता को भी भरोसा हो चला है कि कांग्रेस का जो हाथ है वे आम जनता के साथ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन बहुत सर्वोपरि है और संगठन काफी बड़ा संगठन माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में संगठन में आपस में परस्पर प्रेम है, आपस में परस्पर सहयोगी है और ग्रास रूट पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम काम करती है। तो यहाँ पर संगठन के अनुसार काफी कार्यकर्ता हैं और आपस में प्रतिद्वंदता नहीं है, तो सभी लोकसभा चुनाव में खड़े रहते भी हैं और एक दूसरे का समर्थन भी देते हैं। लेकिन कांग्रेस की जहां तक रही बात, तो कांग्रेस में आपस में अंतर कलह देखने को मिलती है, सिर फुटअव्वल देखने को मिलती है। तो इनमें आपस में ही एक दूसरे को लोग हराने में लगे रहते हैं।
उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कोटद्वार की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के साथ ही दिल्ली में महिला पहलवानों के मुद्दे को उठाते हुए इस अवसर पर ज्योति रौतेला ने कहा कि जितने भी अपराध हैं वे सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए बीजेपी सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। इस प्रदेश का जो अंकिता भंडारी के मामले में जो सरकार का आज ढुलमुल रवैया है उसके खिलाफ, और जो देश की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हुई थी और जिस तरीके से उनको हटाया गया और जिस तरीके से उनके जो आरोप थे उनको उस पे सरकार ने जो चुप्पी साधी हुई है उसके खिलाफ थी। हमारा सरकार से एक सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके ही लोग जो अपराधी हैं वो आपकी सरकार के लोग हैं। चाहे वो अंकिता भंडारी का केस है, चाहे वो साक्षी और विनोद फोगट का केस है, उसमें सरकार के नुमाइंदे शामिल हैं। अंकिता भंडारी का केस ऐसा केस था जो खुलेआम काशीपुर पुलिस ने पिछले कई दिनों से जारी सोशल मीडिया पर भेदभावपूर्ण और सद्भावना बिगाड़ने वाली टिप्पणियों पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी कार्यालय में मामले को मीडिया के सामने रखते हुए एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने कहा कि क्षेत्र का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आपत्तिजनक पोस्ट कर टिप्पणी कर क्षेत्र और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस पर काशीपुर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों की सोशल मीडिया पर बनी आईडी खंगालकर उनके रिकॉर्ड निकाले गए हैं और कुल 12 से 15 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कोतवाली काशीपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, अभी लगभग 4 दिन पहले एक प्रकरण हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दिल्ली में जो साक्षी हत्याकांड का जो प्रकरण हुआ था उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज पोस्ट की गई थी, जिसमें हमारे संज्ञान में आते हुए हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा जो हमारी एसओपी है उसके हिसाब से पोस्ट को डिलीट कराया गया था। उस व्यक्ति के द्वारा खेद भी प्रकट किया गया था, पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई थी। इसी तरीके से कुछ दूसरे पक्ष के द्वारा भी इस तरह की कुछ आपत्तिजनक पोस्टें की गई थी जिसमें गाली गलौज भी था और अपमानजनक चीजें थी। उनको भी एसओपी के हिसाब से काउंसलिंग की गई थी, पोस्ट डिलीट कराया गया और पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई। पुनः हमने आकर के आपके माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये कहा कि शहर की जो शांति व्यवस्था है उसको न बिगाड़ें, इसके सौहार्द को न बिगाड़ें। अगर कोई अनावश्यक तरीके से पोस्ट करता है तो आप हमें सूचना दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा बार बार अलग नाम से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके डायरेक्ट धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने का, शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वार तहसील के गांव मानपुर पतराम निवासी आदित्य, राहुल, धर्मेंद्र, संजय और सोनू घूमने के लिए कालागढ़ आए हुए थे। सभी कालागढ़ स्थित शमशान घाट के पास रामगंगा नदी में नहाने गए। इस दौरान नदी के भीतर संतुलन बिगड़ने से शिवांक पुत्र संजय नदी में डूब गया। सीओ भरत कुमार, थानाध्यक्ष हमवीर सिंह और हल्का दरोगा अनोखे लाल पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर लोगों से आवश्यक जानकारी हासिल की। इसके बाद नदी में डूबे युवक की तलाश शुरू कर दी गई। नदी में पानी के तेज बहाव के चलते स्थानीय गोताखोर और को बुलाया गया। गोताखोरों ने नदी में तलाश किए जाने के बावजूद युवक का सुराग नहीं लग पाया। संजय के नदी में डूबने की जानकारी मिलने से परिजन कालागढ़ पहुंचे। पुलिस प्रशासन के आग्रह के चलते डैम प्रशासन ने 2 घंटे के लिए जलाशय से रामगंगा नदी में पानी की निकासी बंद कर दी, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद दूसरे दिन भी युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। रामगंगा नदी में नहाने युवक गया हुआ था। इसके बाद उसके डूबने की खबर प्रशासन को दी गई, परिजनों को दी गई। इसके बाद प्रशासन ने गोताखोरों को लगवाया और उसके बाद अब तक उस युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने योगी आदित्यनाथ के स्कूल में पौधारोपण किया है। इस दौरान उन्होंने अपने संदेश में लोगों से जीवन में एक पौधा जरूर लगाने की अपील भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल पौधा लगाना ही नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करनी है। तभी हम पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को बेहतर ऑक्सीजन मिल सकेगी। विश्व पर्यावरण दिवस की पहले मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं, बधाई दे रहा हूं। और आप जानते हैं कि हम उत्तराखंड वासी पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील हैं। हमारे यहाँ उस का परिणाम यह है कि 71% से ज्यादा वन हमारे उत्तराखंड के अंदर है। तो भी हम बहुत जागरूक हैं और लगातार हम लोग ऐसे अवसरों पे वृक्षारोपण यानी पौधारोपण करते हैं। आज के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि पर्यावरण हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इन सब की बात करते हैं, तो ऐसे में पौधारोपण जरूर करना चाहिए ताकि हम बैलेंस कर सकें। और मुझे तो एक अच्छा लगता है कि आज हमारे एक कार्यकर्ता का जन्मदिन था, तो हमने कहा भी जन्मदिन पे, जैसे मैंने पहले भी कहा है, किसी की जन्मदिन हो, किसी की पुण्यतिथि हो, उसके अवसर पे भी हम लगाएं। आज माननीय योगी जी का भी जन्मदिन है, इसलिए हमने पौधारोपण किया है। हमारे साथियों के तमाम बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। जहां बताया कि इस जनसंपर्क अभियान में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है 2014 से 30 मई 2023 तक 9 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो गया है। तो 9 वर्ष में जितना भी उन्होंने योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। आज पूरे देश में इसी तरह जैसे प्रेस यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिवस पर हमारे बड़े नेता, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं और इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है और हमने 9 सालों में क्या किया, हम ये बता रहे हैं। महंगाई की बात आ रही है, हम 3 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त में दे रहे हैं, ये सब आपको पता है। 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली जो वित्त के बारे में विश्व को पूरा संदेश देती है, सर्वे करती है देशों का, उसके बाद डिक्लेयर करती है कि किसकी क्या स्थिति है। कि अभी आपको मैंने बताया है कि आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा 5वां स्थान है। हम जो चीजें हैं, हम ऐसा नहीं है कि 1-2 चीजों में है दिक्कत हमको, लेकिन उसको भी हम लोग बैठ के उसका भी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। इस तरह से आज आप देख रहे हो कि हम बहुत सारी योजनाएं चला के हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे तक जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं और उनका लाभ भी मिल रहा है। ऐसा नहीं खाली हम योजनाएं चला रहे हैं और हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। आप गाँव-गाँव जाते हैं, आपको जानकारी भी है कि हमारी जितनी योजनाएं चल रही हैं 80% से लेकर 90% लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। तो आज हम बहुत अच्छा और बेहतर कार्य कर रहे हैं, पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।